नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी डीडीएल के बारे में, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है इसके बारे में, और हमने देखे थे कुछ स्टेटमेंट्स जो आते हैं डीडीएल के अंडर। सो आज हम देखने वाले हैं डीएमएल के बारे में, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है इसके बारे में, और इसके अंदर कौन से स्टेटमेंट्स आती है उनके बारे में भी बात करने वाले। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, व्हाट इज डीएमएल। अब देखो, द स्टेटमेंट्स ऑफ डीएमएल अलाउज अस टू मैनिपुलेट द डेटा इन द टेबल्स ऑफ द डेटा सेट। मतलब कि क्या कि डीडीएल क्या करता था कि टेबल के आउटलाइन के ऊपर काम करता था, टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता था कि टेबल कैसे बनेगा उसके ऊपर काम करता था। और डीएमएल के स्टेटमेंट जो है वो काम करते हैं एक्चुअल डेटा के ऊपर। ठीक है, जो डेटा है ना, इसके ऊपर काम होता है डीएमएल स्टेटमेंट्स की मदद से। मतलब कि अगर आपको टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है, अगर आपको टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है, ओके, टेबल में से अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आपको निकालना है, इसको रिट्रीव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं डीएमएल के स्टेटमेंट्स। ओके, समझ में आ रहा है। तो अगर हम एक्चुअल डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं टेबल में, तो हमें डीएमएल स्टेटमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो वैसे तो सेवरल स्टेटमेंट्स अवेलेबल है डीएमएल में, बट हम बेसिकली 4 देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आप जा रहे हो डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में, अगर आप जा रहे हो बीआई में, बहुत सारी जगह पर ना सिलेक्ट स्टेटमेंट से बड़ा कोई स्टेटमेंट का यूज़ नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या करता है, देखो, यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल। तो समझो क्या होता है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है, मतलब कि उसको प्रिंट करना है सपोज, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास है सिलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या करता है कि टेबल्स में से आपको जो डेटा चाहिए उसको रिट्रीव करके दे देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। अब आपको ना जब एग्जाम्पल देखोगे ना, तब आपको क्लियर चीज़ें होने लग जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, सॉरी, सिंटैक्स देखते हैं पहले। तो पहले तो सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद कॉलम्स के नाम, मतलब कि सपोज आपको इन दोनों में से एक ही कॉलम को प्रिंट करना है, एक ही कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे कॉलम्स के नाम डाल सकते हो। ठीक है, क्या होता है कि कई बार बहुत सारे कॉलम्स हो जाते हैं, बट आपको उतने कॉलम्स की ज़रूरत नहीं होती ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि 2-3 कॉलम्स को लेते हो और बाकी कॉलम्स तो वही छोड़ देते हो। ठीक है, और उसके बाद आता है फ्रॉम क्लॉज। ये क्लॉज क्या करता है कि आपको बताता है कि कौन से टेबल से आपको डेटा को रिट्रीव करना है। ठीक है, और उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे है सेल्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टेबल डालना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे नहीं, तो मुझे यहाँ पे टेबल नेम डालना चाहिए था, टेबल नेम। ठीक है, तो उसके बाद आएगा टेबल नेम, मतलब कि जो कोई भी आपको टेबल का नाम डालना है वो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, देखो, सिलेक्ट अमाउंट फ्रॉम सेल्स। अगर मैं ऐसा करूँगा ना, तो क्या होगा, सेल्स टेबल में से मुझे सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का जो कॉलम है वही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वही जो है वो रिट्रीव हो जाएगा। आईडी का कॉलम जो है वो रिट्रीव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का जो कॉलम है वो रिट्रीव होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट अमाउंट फ्रॉम सेल्स। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अमाउंट की जगह आईडी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ आईडी, तो क्या होगा, सिर्फ आईडी का जो कॉलम है वो रिट्रीव हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। अमाउंट वैसा के वैसा ही रहेगा, वो सेल्स टेबल में ही रहेगा, हम उसको रिट्रीव नहीं करेंगे, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें यूज़ करना है सिर्फ आईडी का, तो यहाँ पे आईडी डाल दो। अगर आपको सिर्फ अमाउंट का यूज़ करना है तो यहाँ पे अमाउंट डाल दो। ठीक है, मतलब कि अगर आपको टेबल में से कोई भी डेटा चाहिए, अगर आपको उसको रिट्रीव करना है, अगर आपको उसको यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा है, सिलेक्ट, उसके बाद स्टार और फ्रॉम सेल्स। ठीक है, इसकी मदद से क्या होगा, देखो, स्टार का मतलब ये है कि सेल्स टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो मुझे प्रिंट करके दे दो, मतलब कि पर्टिकुलर टेबल के अंदर जितना भी डेटा है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। ठीक है, स्टार का मतलब ये है कि आपको कॉलम्स देखने की जरूरत नहीं है। स्टार का मतलब ये है कि ये सारे के सारे कॉलम्स जो अवेलेबल है टेबल में, उन सभी के वैल्यूज़ को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, तो उसके लिए सारे के सारे जो कॉलम्स है ना, उनका डेटा आपको प्रिंट होके मिल जाएगा अगर आपने स्टार का यूज़ किया हो तो। ठीक है, और इस वाले जो एग्जांपल है ना, इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं डाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल है वो प्रिंट होके आ जाएगा, पूरा का पूरा टेबल है जो रिट्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो एक और चीज़ यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो,
हम ना इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद कंडीशन भी डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा डेटा चाहिए टेबल में से जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो क्या हो सकता है कि मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद डाल दूँ वेयर क्लॉज, ठीक है, वेयर क्लॉज, और उसके बाद मैं जो कोई भी कंडीशन डालूंगा वो हर एक रिकॉर्ड के ऊपर अप्लाई होगी, और जो कोई भी रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो डेटा रिट्रीव हो जाएगा, वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है, वो रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वेयर मैं यहाँ पे डालता हूँ अमाउंट, ठीक है, इज ग्रेटर देन, और क्या करें 4000 करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले तो सिलेक्ट स्टार होगा। स्टार का मतलब ये है कि पूरे के पूरे जो कॉलम्स है उनकी सभी की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेल्स, फ्रॉम सेल्स मतलब कि सेल्स टेबल में से आपको डेटा चाहिए, राइट। उसके बाद आएगा वेयर क्लॉज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे डालूंगा कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, अमाउंट इज ग्रेटर देन 4000, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, टेबल में से हर एक रिकॉर्ड के ऊपर ये जो कंडीशन है वो अप्लाई होगी, और जो कोई भी रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा, या फिर वो डेटा रिट्रीव हो जाएगा, वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार हमको बता रहा है कि हमें पूरे के पूरे कॉलम्स जो है उनकी वैल्यू चाहिए रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वेयर क्लॉज बता रहा है कि हमें कौन से रिकॉर्ड्स चाहिए, वो रिकॉर्ड चाहिए जिनकी अमाउंट जो है वो 4000 से ऊपर है। तो कंपेयर क्या करेगा, हर एक रिकॉर्ड के लिए जाएगा अमाउंट के कॉलम में और चेक करेगा कि कौन से वो रिकॉर्ड से जिनके अमाउंट 4000 से ऊपर है, और वो हमें डेटा प्रिंट करके दे देगा, डेटा रिट्रीव करके दे देगा, ठीक है। तो यार अब आपको लग रहा होगा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या है, ठीक है, या फिर इस वेयर क्लॉज की ज़रूरत क्या है। तो देखो यार, कई बार क्या होता है कि लाखों करोड़ों का डेटा होता है, बट आपको सिर्फ छोटा सा पार्ट चाहिए होता है उस टेबल का। तो वहाँ पे आप वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो यार अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, सो गाइस, डीएमएल में सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है वो इंसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो यार, डीडीएल के एक क्रिएट स्टेटमेंट की मदद से हमने क्या किया था कि टेबल को क्रिएट किया था। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं क्रिएट का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेल्स का टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आईडी और अमाउंट दो कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्रिएट, ठीक, उसके बाद टेबल यानी कि ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे सेल्स, और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, कॉलम्स के नाम और उनके डेटा टाइप भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे लाता हूँ, ठीक है, समझ लेना आप। आईडी एक कॉलम नेम है पहला, उसके बाद इसके अंदर कौन से टाइप्स की वैल्यू स्टोर होंगी, वो होंगी इंटीजर, ठीक है। तो इंट, उसके बाद कॉमा दे के सेकेंड कॉलम जो यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, और जिसके अंदर भी इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी तो उसके बाद मैं डालूंगा इंट, ठीक है। और जैसे ही मैं क्वेरी फायर करूंगा सेल्स नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इस टेबल के अंदर मैंने दो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर दिया, ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है। यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट कर दिए, ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट के इसके बारे में। देखो, यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल्स, मतलब कि अगर एक टेबल है उसके अंदर आपको डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को ऐड करना है, तो हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। इट इनेबल्स यू टू ऐड मोर रिकॉर्ड्स रोज वाइल यू आर वर्किंग विद टेबल्स, मतलब कि अगर आपका एक टेबल है जिसके अंदर पहले भी कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है और आपको उसके अंदर और रिकॉर्ड्स को डालना है और रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो इंसर्ट स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है। ये तो कॉमन है यार, अगर आपको रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करो, नाम से लिखा है इंसर्ट, ठीक है। तो इसका अगर मैं सिंटैक्स देखूँ तो देखो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया सिंटैक्स, ठीक है। तो देखो, पहले इंसर्ट कीवर्ड यानी कि इंसर्ट स्टेटमेंट, उसके बाद इनटू, ये एक आप इसको कीवर्ड कह सकते हो, ये आपको बताता है कि आपको कौन से टेबल के अंदर वैल्यू को जो है डेटा को जो है वो इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद टेबल का नाम, मतलब कि आपको कौन से टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है वो, ठीक है। और उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज भी एक कीवर्ड है, ये आपको बताता है कि मैं यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद इन ब्रैकेट आपको जो कोई भी डेटा डालना है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, इंसर्ट इनटू सेल्स वैल्यूज, मतलब कि क्या कि
इंसर्ट करो डेटा को सेल्स टेबल में, ठीक है, और उसके बाद इन ब्रैकेट आएगा आपकी वैल्यूज। तो एक बात ध्यान से सुनना, देखो सेल्स के अंदर अगर 2 कॉलम्स है तो आपको 2 वैल्यूज यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही वैल्यू डाल दो, अगर ये डालोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा कंपाइलर, ठीक है। आपको जितने भी कॉलम्स है उन सब कॉलम्स के लिए एक रिकॉर्ड की कोई ना कोई वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे 10 कॉलम्स होंगे तो वहाँ पे आपको 10 जो है वो वैल्यूज डालते चलना पड़ेगा, ठीक है। 10 वैल्यूज यहाँ पे आपको कॉमा करते डालती चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो समझ रहे हो ना क्या होगा, जितने कॉलम्स से उतनी वैल्यूज आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में डालनी पड़ेंगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ डेट का कॉलम, तो आपको यहाँ पे डेट की भी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे ये क्वेरी फायर होगी तब यहाँ पे जो है वो तीसरा रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। आईडी इसकी 3 होगी और अमाउंट जो है उसकी होगी 9000, ठीक है। तो एक और चीज़ जो आपको समझनी होगी वो ये है कि टेबल के अंदर जिस भी सीक्वेंस में कॉलम्स है, जैसे यहाँ पे आईडी पहला है अमाउंट दूसरा है, तो वैसे ही सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेंगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आईडी की वैल्यू चली जाएगी अमाउंट कॉलम में और अमाउंट की वैल्यू चली जाएगी सेल्स कॉलम में, अगर आपने इनको एक्सचेंज कर दिया या फिर उनकी जो अरेंज है, उनकी जो सीक्वेंस है उसको मिस कर दिया। तो यानी कि अगर आपने गलत सीक्वेंस यहाँ पे रख दिया, गलत सीक्वेंस के साथ डेटा को इंसर्ट कर दिया तो गड़बड़ हो सकती है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कई लोग क्या करते हैं कि इस टेबल नेम के बाद ना कॉलम्स के नाम भी डाल देते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि वो गलत है, वो भी सही है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ आईडी और अमाउंट तो ये भी काम कर जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है, बट एक शॉर्टकट तरीका है कि इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, ये सबसे आसान तरीका है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता नहीं चाहिए वो ये है कि अगर आप पिन वैल्यू में कोई स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो या फिर कोई डेट ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उन वैल्यूज़ को कोट्स के साथ ऐड करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के साथ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ प्रसाद नाम, ठीक है, तो मुझे इसके पहले और बाद में कोट्स डालना पड़ेगा, या फिर सिंगल डाल दो या फिर डबल डाल दो, कोई बात नहीं, बट आपको सिंगल या डबल कोट्स में उस वैल्यू को डालना पड़ेगा ताकि कंपाइलर को समझ में आए कि ये स्ट्रिंग है या फिर ये डेट है, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो आपको वैल्यू एरर दे सकता है, ठीक है, मतलब कि वो समझ नहीं पाता कि ये कौन से टाइप की वैल्यूज़ है। तो इंसर्ट के बारे में अभी हमने काफ़ी बात कर ली है। इंसर्ट क्या है, अगर आपको टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो हमारे पास होता है इंसर्ट स्टेटमेंट, दैट्स इट। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज और इन ब्रैकेट डेटा, ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे डेटा को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ना एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड कह सकते हो या फिर एक होता है रिकॉर्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार में एक के रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक ब्रैकेट के अंदर आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो, नहीं, आप एक साथ सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो। रिकॉर्ड का मतलब कि ये जो होता है ना, ये आपका एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, तो आप एक ही रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो एक वक्त, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ जो है हमारा अपडेट। सो तीसरा स्टेटमेंट डीएमएल का हमारे पास है वो है अपडेट स्टेटमेंट। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अपडेट का मतलब ये है कि अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपडेट का यूज़ करते हो, ठीक है। देखो अलाउज यू टू रिन्यू एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ योर टेबल्स, मतलब कि आपका जो टेबल में डेटा है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, सपोज आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो ये सब कर सकते हो आप अपडेट स्टेटमेंट की मदद से। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू में, डेटा वैल्यू में चेंज करना है तो आप अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हो, ठीक है। तो यार देखो अपडेट हो या फिर अल्टर हो, इनकी जो सिंटेक्सेस है वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल सकती है, तो मैं इनके डायरेक्टली एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहले तो अपडेट स्टेटमेंट जो हमारा स्टेटमेंट है, ओके, उसके बाद टेबल का नाम जो है यहाँ पे सेल्स, जो आपको पता है कि हमें कौन से टेबल में चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स, उसके बाद आता है सेट स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपको बताता है कि कौन से कॉलम में आपको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें अमाउंट कॉलम में 10,000 चेंज करना है, ठीक है। अब वो अमाउंट कॉलम में कौन से रिकॉर्ड पे होगा वो हमें बता रहा है हमारा वेयर क्लॉज, ठीक है। तो वेयर के बाद जो कोई भी कंडीशन होगी वहाँ पे हमें चेंजेस कर देने। तो यहाँ पे क्या है, आई डी इज इक्वल टू 2, मतलब कि वेयर क्लॉज हमें बता रहा है कि जहाँ पे आई डी की वैल्यू 2 है
उस वाले अमाउंट को चेंज कर दो 10,000, मतलब कि पहले का जो कोई भी वैल्यू है उसको रिमूव कर दो और कर दो 10,000। और जैसे ये क्यूरी फायर होगी क्या होगा, यहाँ पे ID 2 है तो इसका जो अमाउंट है वो 5,000 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे 10,000 प्रिंट हो जाएगा या फिर 10,000 स्टोर हो जाएगा टेबल में। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अपडेट सेल्स यानी कि सेल्स टेबल के अंदर में अपडेट करने हैं। उसके बाद सेट अमाउंट इज इक्वल 10,000, मतलब कि अमाउंट कॉलम में हमें चेंजेस करना है, 10,000 वहाँ पे हमें पुट करना है। ठीक है, बट वो कौन से रिकॉर्ड के लिए करना है वो हमें पता चल रहा है वेयर क्लॉज की मदद से, जहाँ पे हमें ID इज इक्वल टू 2 दिया गया है, मतलब कि सेकंड ID के लिए अमाउंट की वैल्यू चेंज करके कर दो 10,000। ठीक है, यहाँ पे थी 5,000, मैंने उसको रिमूव कर दिया या फिर कंपाइलर उसे रिमूव कर देगा और वहाँ पे 10,000 स्टोर कर देगा। ठीक है, ओके, तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ अपडेट, उसके बाद सेल्स, उसके बाद मैं डालता हूँ सेट स्टेटमेंट, उसके बाद मैं ID को डालता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस बार ID को चेंज करना है। ठीक है, तो ID को कर दो 10। ओके, और कहाँ पे कर दो, वेयर अमाउंट इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, अभी इस क्यूरी का मतलब क्या है, देखो अपडेट सेल्स मतलब कि सेल्स टेबल को अपडेट कर दो, सेट ID इज इक्वल टू 10 मतलब कि ID के कॉलम में हमें चेंजेस करने हैं विथ 10 वैल्यू। ठीक है, 10 वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है ID के कॉलम में। तो ये चेंज जो है वो किस रिकॉर्ड के लिए करना है ये हमें पता चल रहा है इस वेयर क्लॉज की मदद से। वेयर के बाद हमारे पास क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, तो जहाँ पे अमाउंट 10,000 है उसकी ID को चेंज करके बना दो 10। तो यहाँ पे अमाउंट 10,000 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये ID जो है वो चेंज होकर बन जाएगी 10। तो पहले 2 थी, अब वो चेंज होकर बन चुकी है 10। ऐसे काम करता है अपडेट स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है अपडेट स्टेटमेंट क्या करता है, अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे एक ही जो है वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे कॉमा देके और भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यार देखो आपको ना इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट अभी इतना टेंशन मत लेना, हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आने वाले। हर एक स्टेटमेंट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसके अंदर प्रैक्टिकल और थियरी दोनों को साथ में लेकर चल रहे होंगे। कंसेप्ट के ऊपर मैं पहले ध्यान दे रहा हूँ, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम DML की बात कर रहे हैं बेसिकली। ओके, हम इसके बाद कुछ वीडियोस में हर एक स्टेटमेंट को लेकर अलग अलग वीडियो बना रहे होंगे। सो टेंशन मत लेना, अगर कोई डाउट बचा हो तो पूछ सकते हैं, बट हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज की आखिरी स्टेटमेंट की तरफ जो है डिलीट स्टेटमेंट। तो आज का हमारा आखिरी स्टेटमेंट है वो है डिलीट स्टेटमेंट। तो देखो अगर आपको टेबल में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है या फिर पूरे डेटा को भी डिलीट करना है तो भी आप डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। ठीक है, यूज टू रिमूव स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए हमारे पास होता है डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा इसके सिंटेक्स की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, डिलीट फ्रॉम सेल्स। अब देखो जैसे यहाँ पे क्यूरी फायर करोगे ना तब टेबल में से सारा का सारा डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा, बट कॉलम्स वही के वही रहेंगे, टेबल वही के वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है डिलीट का काम क्या है, रिकॉर्ड्स को रिमूव करना। अब इस क्यूरी की मदद से हम सभी के सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ पहला रिकॉर्ड रिमूव हो तो क्या होगा, तो सिंपली मुझे यहाँ पे वेयर क्लॉज डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वेयर क्लॉज, वेयर ID इज इक्वल टू, अगर मैं 1 कर दूं तो ऐसा करने पे क्या होगा, जिस भी रिकॉर्ड की ID 1 है वो रिकॉर्ड हो जाएगा रिमूव। समझ में आ रहा है, अगर मैं कर दूं ID इज इक्वल टू 2 तो क्या होगा, ये जो ID इज इक्वल टू है ही नहीं। ठीक है, तो ID इज इक्वल टू अगर मैं 10 कर दूं तो क्या होगा, ये सेकंड रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूं, ठीक है, ID इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो क्या होगा, जिस भी रिकॉर्ड की ID जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है वो रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। तो इस वाले में क्या होगा, 3 2 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो ये रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। 10 2 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो ये रिकॉर्ड भी रिमूव हो जाएगा। सिर्फ एक रिकॉर्ड बचेगा, वो होगा पहला वाला। ठीक है, और अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो डेटा है, सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स है वो रिमूव हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है डिलीट स्टेटमेंट का काम क्या है। अगर आपको टेबल में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है
तो आप डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। और अगर आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स को भी डिलीट करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो डिलीट स्टेटमेंट का। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, तो ये इक्वल टू है ट्रंकेट स्टेटमेंट से, ठीक है। अब ये ट्रंकेट स्टेटमेंट भी क्या करता है कि सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स है उनको रिमूव कर देता है, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन बचती है। मतलब कि सेल्स टेबल जो है वो डेटाबेस में एज अ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, बट उसमें कोई भी डेटा नहीं है। कॉलम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे बट टेबल्स के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो ट्रंकेट और ये जो स्टेटमेंट है डिलीट फ्रॉम सेल्स, ये एक तरीके से काम करते हैं। दोनों क्या करते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। बट डिलीट में एक डिफरेंस क्या है कि हम इसके बाद वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रंकेट के बाद हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है ट्रंकेट और डिलीट में। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो अभी तक हमने 4 स्टेटमेंट्स की बात कर ली। पहला है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो अब समय आ चुका है हमारे केबीसी का, यानी कि कौन बनेगा कोडर का। तो इसका सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट पार्ट ऑफ DML, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का, ठीक है। मतलब कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो DML का पार्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सिलेक्ट, दूसरा है ट्रंकेट, तीसरा इंसर्ट और चौथा है डिलीट। अब इससे आसान सवाल आपको मिलने से रहा, ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर दो। तो यार एक और चीज़ है वो ये है कि अगर आप SQL में काम कर रहे हो तो बहुत सारा काम जो है वो DML और DDL स्टेटमेंट के साथ आपका चल जाएगा। बट इसके बाद के जो 2 है ना, DCL और TCL, वो भी इम्पोर्टेंट है बट उनको आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।